think the most awaited show of the evening, I guess. सरमाया फाइनेंशियल्स की टीम हमारे साथ मौजूद है और बेसिकली इनका जो सबसे एक बहुत खूबसूरत और कामयाब शो है बुल्स एंड बियर्स शो सरमाया फाइनेंशियल करेगी और हमारी टीम जो इनके साथ मौजूद है वो हैं लईक अहमद साहब, अम्मार यासीन साहब और सैयद फराज साहब। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। वैसे इतनी तालियां मैंने कभी नहीं सुनी किसी के लिए। लास्ट ईयर हमने मनी मैटर किया था तो फराज ने कहा था ये कैजुअल ड्रेसिंग में आना, तो हम टी शर्ट में आ गए तो फराज सूट में आ गया था। इस दफ़ा फिर अमार ने कहा कि किस में आना है, कहा कैजुअल ड्रेसिंग में आना है, कल फिर कोट में आ गया था, तो आज अमार और मैं भी कोट पे आ गए ताकि वो बैलेंस हो जाए। चले, आई थिंक थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए हैं। आई थिंक मैं बुल्स एंड बियर्स को नहीं देखता, अगर कोई हैंड रेस करके बता दे किसी को अगर बुल्स एंड बियर्स करना पता हो। मैं अगर आपको नहीं पता बुल्स एंड बियर्स, और किसी को अगर ना पता हो, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अच्छा, बुल्स एंड बियर्स ना आज से 1.5 साल पहले तकरीबन एक आइडिया कंसीव हुआ कि जिस वक्त स्टॉक मार्केट एक ऐसे लेवल पे थी जब आई थिंक 65,000 प्लस पे थी, सो काफ़ी ज़्यादा लोग घबरा रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमने एक यूट्यूब के ऊपर एक हमने शो डिज़ाइन किया जिस पे हम फंडामेंटली और टेक्निकली ये देखते थे कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अभी तक माशाल्लाह आई थिंक 70 ऑड एपिसोड हम कर चुके हैं 1.5 साल के अंदर। और उसका जो एक अच्छी चीज़ थी कि जिस तरीके से लोगों को गाइड करने के लिए अमार और फराज ने जिस तरीके से क्वालिटी कंटेंट डिज़ाइन किया, आई थिंक वो अब जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द शो जो कि लोग वेट करते हैं एक पूरे वीक के ऊपर, ताकि वो अपना जो वीक अहेड है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो प्लान करें। सो मैं अगेन उसी शो के पैटर्न के ऊपर ही ये शो करूँगा और मैं मेरे ख्याल में पहला क्वेश्चन शायद फराज से यही करूँगा। अभी 4 से 6 हफ्ते के दौरान हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई है US ईरान वॉर की वजह से। एक चीज़ जो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा ख़ास तौर पे आपसे भी, कि जिस तरीके से आपने आके गाइड किया है। नॉर्मली ब्रोकरेज इंडस्ट्री से हमें हमेशा पैनिक सेलिंग कहीं बताया जाता है कि आप अभी निकलें, अभी आ जाएँ, अभी निकलें। इवन आपके अपने फेसबुक के ऊपर भी बुल्स एंड बियर्स के ऊपर भी ये जो स्किल है जो हम शायद पढ़ाते भी हैं लेकिन लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और 1,45,000 पे कोई बंदा आके कहे कि ये बेहतरीन टाइम है आपको इन्वेस्ट करने का और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये क्या स्किल है ना जिससे लोगों को समझ आए कि ये बाय टाइम है या ये सेल टाइम है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आप सब ने ज्वाइन किया हमें। बिल्कुल ऐसे ही है लाइक भाई, बेसिकली ये जो स्किल्स हैं इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका डेटा ट्रेड हो रहा होता है, जो भी आपकी प्राइस ट्रेड हो रही होती है, वो रिकॉर्ड हो रही होती है चार्ट्स के ऊपर। अब चार्ट्स आप लोगों को इटसेल्फ हिस्ट्री दिखाते हुए फ्यूचर की प्रोजेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बेस कुछ डायरेक्शन दे देते हैं कि इस तरफ को जा सकता है। अब यूजुअली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं और इवन जो डाउ जोन्स का इंडेक्स है वो भी जो नाम दिया गया वो टेक्निकल एनालिस्ट के बेस के ऊपर दिया गया। ये हमें यूजुअली पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में या पाकिस्तान में इसका रुझान आज से 6-7 साल पहले बहुत कम था, बहुत लिमिटेड एक्सपोजर था। इवन ब्रोकरेज हाउस में भी कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे बैठे होते थे जो एक शीट निकाल दिया करते थे कि S1, S2, S3 वो सपोर्ट 1, 2, 3 हैं और रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, लेकिन किसी को उसको टेक्निकली प्ले करना नहीं आता था और उससे पैसे कैसे बना सकते हैं वो नहीं बताना आता था। या हम लोग आजकल कुछ YouTube से वो छोटी मोटी शॉर्टकट्स स्ट्रैटेजीज सीख लेते हैं 1-2 और उसके ऊपर हम बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पूरी एक साइंस है और बहुत ज़्यादा इसको समझना पड़ता है। डिफरेंट थ्योरीज़ के ऊपर आप ये देखते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कौन सी थ्योरी जो है वो प्ले हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने रीसेंट पास्ट में अप्रैल मई में देखा कि पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई और उसकी बेसिस पे हमने देखा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बहुत ज़्यादा ऐसे हालात बन गए कि मैं ख़ुद भी ब्रोकरेज हाउस रन करता हूँ, तो हमने देखा कि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे थे वो पैनिक करके उन्होंने ना सिर्फ स्टॉक्स को सेल किया
पैसे भी विड्रॉ कर दिए, इवन बैंक से भी विड्रॉ करके इंटरनेट भी ऑफ कर दिया कि पता नहीं क्या हालात होने वाले। तो यहाँ पे समझ आता है कि कौन सी थ्योरी किस टाइम प्ले होती है। उस टाइम जो चार्ट के ऊपर हिस्ट्री शो हो रही थी वो वाइकॉफ की रीक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक थी, जिसके ऊपर मैंने लाइव भी हम लोगों ने बुल्स एंड बेयर्स किया था जब वॉर थी। तो उसमें हम रियल टाइम के ऊपर बता रहे थे कि एक टर्म होती है स्प्रिंग लगना, यानी कि ये पैनिक सेलर जो हैं वो बेच गए और उसके बाद अब यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, और हमने रियल टाइम उसके ऊपर कॉल दी। राइट नाउ जो अभी ईरान इज़राइल वॉर के ऊपर जो हालात चल रहे थे, तो चार्ट्स के ऊपर पहले से थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया था कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और हमने गाइड भी किया था कि भाई 25% अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो ऑफलोड करना है कर दें, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको वापस नीचे मिल सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि एक हिस्ट्री बन रही है इस टाइम, जो वॉर शुरू हुई और अब इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगी। तो वहाँ पे सेलिंग आई और बहुत ज़्यादा आई, और उसके बाद इतनी ड्रॉप हो गई मार्केट। जब यूजुअली ऐसे क्योटिक सिचुएशंस होती हैं और ऐसे क्राइसिस दुनिया भर में जब भी देखे गए हैं, तो हमेशा पैटर्न्स के ऊपर यूजुअली वी शेप रिकवरीज बनती हैं। अब ये भी टेक्निकल एनालिसिस है कि आपने जितनी भी पीछे जंगें देखी हैं उसमें फ़ौरन से मार्केट्स बाउंस लेती है और एक गैप अब ओपन होना शुरू हो जाता है। सो ये जो कन्विक्शन थी कि यहाँ से ये बॉटम आउट कर रही है 144-45 के ऊपर, और अब इसको ख़रीदना ही रहे, जितनी भी हम प्रेशर में मार्केट देख रहे थे नीचे आ रही थी, हम यही सजेस्ट कर रहे थे कि जो ऊपर की पोजीशंस आपके पास होल्ड रह गई हैं, जस्ट होल्ड इट, ये दोबारा रिकवर कर जाएंगे, जो मोस्टली अब इस टाइम रिकवरी मोड में है। और हम फ्रेश बाइंग की भी सजेस्ट कर रहा था मैं कि अब यहाँ पे ये लेवल्स बाय कर लें। फिर मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि नीचे जो आना था वो आ चुका है, अब आप ऊपर का सोचें, मतलब हाथी निकल गया, दुम रह गई और अब आप परेशान हो रहे। तो अगेन यहाँ पे जो थ्योरी आ रही थी वो रबर बैंड थ्योरी, एंड देन इसको वी शेप रिकवरी की टर्म यूज़ करते हैं पैटर्न्स के तौर पे। तो ये कैसे पता चलता है कि आप टेक्निकल्स बेसिस के ऊपर, यानी कि पीछे हिस्ट्री के चार्ट्स के ऊपर आप देखें कि इन सिचुएशंस में कौन से पैटर्न्स बनते हैं और वो किस तरीके से प्ले आउट होते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, हमने देखा ये जो रबर बैंड थ्योरी एंड देन वी शेप रिकवरी थी, फॉर सबसे पहले सऊदी स्टॉक मार्केट में नज़र आई, जहाँ पे जंग चल रही थी यूएई में, उसमें रिकवरी आना शुरू हुई। इवन जो हमारे श्रीलंका बांग्लादेश है उनमें रिकवरी आना शुरू हुई। फिर मैं यही सजेस्ट कर रहा था कि ये रबर बैंड थ्योरी यहाँ पे अब प्ले होना शुरू हो गई है वी शेप रिकवरी में। सो टेक्निकल्स बेसिकली आपको ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आगे की प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है, डायरेक्शन इसकी क्या हो सकती है। यहीं पे ही बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि हालात इतने वर्स्ट होते चले जाएंगे कि शायद इंडेक्स 80,000 पे आ जाए, 105 पे आ जाए। तो आपको अगर ये स्किल्स, ये नॉलेज है और चार्ट्स को रीड करना आता है और उनको समझना आ जाए, तो मेरे ख्याल में राइट टाइम पे राइट एंट्री कंपनीज तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। आप लकी सीमेंट ख़रीद सकते हैं किसी भी टाइम, आप यूबीएल का किसी भी टाइम ख़रीद सकते हैं, टॉप नॉच कंपनीज है। लेकिन उसको किस प्राइस के ऊपर टाइम इन करना है और किन लोअर प्राइसेस के ऊपर उसको परचेज़ करना है, ये आपको टेक्निकल नॉलेज वहाँ से पता चलती है। एक बात मैं बता दूँ, ये जितने भी हमारे सरमाया एलुमनाई में हमारे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे या अभी इवन करंट बैच के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अलावा जो भी रिटेल ट्रेडर थे वो मोस्टली पैनिक ही कर रहे थे। अब ये इन लोगों ने पढ़ा हुआ था तो ये कॉन्फिडेंटली समझ रहे थे कि यार ये फराज क्या बात कर रहे हैं, और हाँ ये पहले भी इस तरह प्रूफ हुआ है, तो हो सकता है अब इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो ड्रॉप ही होती जाए और उसमें बाउंस ना आए। और जो हमारे मैक्रोज थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उसके ऊपर अभी हम और बात करेंगे। सो टेक्निकल्स आपको ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि कंपनी इज़ गुड अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन किस टाइम पे करनी है और किस प्राइस पे करनी है वो आपको स्मार्ट एंट्री करवा देते हैं। सो ये नॉलेज जो है काफ़ी हैंडी है, और जो लोग ये कर रहे हैं, और अब तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इसका बूम चल रहा है, हर बंदा ही करने की कोशिश कर रहा होता है। सो अगर इसको समझने की कोशिश करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स इम्प्रूव हो सकते हैं, जो भी ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं। ज़बरदस्त। आई थिंक हमारा आपसे मैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, यही कंपनीज थी, यही प्रॉफिट्स थे, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन 2020 से 23 तक क्यों ये नहीं चली, और 2023 के बाद ऐसा क्या हुआ चल गई। तो वो उसके लिए जिस तरह हमने वैसे शो में भी डिज़ाइन किया कि हम मैक्रोस को पहले देते हैं और फिर हम टेक्निकल्स के उस पर आते हैं,
सो ये जो मैक्रोज है उसका कितना इम्पोर्टेंस को रिलेशन है स्टॉक मार्केट में आपकी प्रॉफिट्स के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए और ये बुल्स एंड बियर्स लाइव आप लोग जो है आज इसको एक्सपीरियंस करें। तो पहली चीज़ तो ना, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि जब भी आप फंडामेंटल्स को देख रहे होते हैं, आप इस चीज़ को समझा करें कि ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है। इंडेक्स के पीछे ये चीज़ को समझें, दे आर कंपनीज, दे आर एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिजनेस को रन कर रहे हैं, और अगर उनका बिजनेस अच्छा जा रहा है तो वो प्रॉफिट भी बनाएंगे, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो उनके शेयर के प्राइस ऊपर जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग एक क्वेश्चन ये करते हैं कि हमें मल्टी बैगर एक स्टॉक बता दें, ठीक है। अब मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है कि एक ऐसा स्टॉक जो कि 100x परफॉर्म कर जाए, यानी कि 1 रुपये जो है वो आपका 100 रुपीज़ पे चला जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टी बैगर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान मार्केट को थोड़ा सा पीछे करके जूम आउट करके देखेंगे, तो अभी आप रिसेंट देखेंगे ना 20% मार्केट नीचे चली गई तो एकदम से लगता है कि बदरी क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई। जिस तरह फराज ने कहा अकाउंट बंद करो, बैंक भी बंद करो, वो चले जाओ बेसमेंट में चले जाओ, लॉक कर लो अपने आप को तो ये सूरत हाल बन जाती है लोगों की। लेकिन आप ज़रा जूम आउट करें, इस टाइम पे भी मार्केट 170 के करीब दोबारा आ गई। ईयर 2000 के अंदर यही मार्केट आपकी 1000 पे थी, ठीक है। 1000 से लेके 170,000 इन 26 ईयर्स, यानी कि 170x। तो जहां पे आप ये बात करें कि मल्टी बैगर हमें कोई स्टॉक बता दे, आपकी मार्केट इटसेल्फ इज अ मल्टी बैगर, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ये कहते देखा है भाई पाकिस्तान सेठों की जगह है जो सेठ है ना वो पैसे बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट जो है, चले हम ये भी मान लेते हैं कि ये बड़े सेठ किस्म के लोग हैं, इनके पास जो कंपनीज है बड़ा पैसा है, उनको पैसा बनाना आता है, पॉलिटिक्स में भी शायद इंटरफेरेंस है, चले जैसे भी है, ठीक है। बट एक चीज़ से तो एग्री कर रहे हैं कि इनको पैसा बनाना आता है। तो फिर आप अगर एक आज के दिन बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपको 2-3 साल लग जाएंगे बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए, ब्रेक इवन में लाने के लिए। फिर ब्रेक इवन से फिर आप अगर अच्छा रहे तो फिर आप प्रॉफिट बना सकेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास KSE 100 इंडेक्स में टॉप 100 कंपनीज हमारे पास हमेशा से मौजूद हैं जो कि प्रूफ कर रही हैं कि भाई हमने 170x जो है परफॉर्मेंस दिखा दी है, यानी कि हर साल ऑन एवरेज हम 20 से 25% परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा इतना प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसका मतलब है कि इन लॉन्ग टर्म हमारी मार्केट बुलिश है, इनको बिजनेस करना आता है, ठीक है। अब जहां तक बात, जैसे लेक भाई ने कहा कि 2020 से लेके 2023 तक, 2021 से 2023, 2020 से 2021 कोविड का पीरियड था, उस टाइम पे तो मार्केट बहुत तेजी से बूम की थी। 2021 से 2023 हमारा जो मार्केट थी वो परफॉर्म नहीं की थी। अगर आपको याद होगा तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब हुआ था, मेरा बैच 1 स्टार्ट होने वाला था, तो लईक भाई को मैंने मतलब उस इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि अगले साल 2022 में मार्केट नहीं परफॉर्म करने वाली, और लईक भाई ने मुझे कहा कि यार बैच 1 स्टार्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मार्केट नहीं परफॉर्म करेगी। तो मैंने उनको कहा था कि यार अगर आपकी मार्केट इस टाइम, मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं परफॉर्म करेगी, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहा हूँ, मैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ अमेरिका के अंदर पॉलिसी ये आ रही है कि आपका डॉलर ऊपर जाने वाला है। अगर अमेरिका में डॉलर ऊपर जा रहा है तो हमारी पाकिस्तान मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इंपोर्ट कंपनीज की है, यानी कि ये बाहर से सामान मंगवाते हैं। अगर डॉलर महंगा हो गया, इनको सामान महंगा मिलेगा, तो हमारी स्टॉक मार्केट पे प्रेशर रहेगा। तो 2022 का पूरा पीरियड मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया, ठीक है। फिर वही चीज़ 2023 में क्या हुआ, जो वही ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने और फराज ने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आके 2-2, 3-3 वीडियोस डिटेल में बनाई कि अब आपकी मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी कि पकड़ी नहीं जाएगी। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखे? महंगाई जो कि 40% पे चली गई थी 2022 में, नीचे आना शुरू हो गई। बॉन्ड यील्ड्स आपकी नीचे आना शुरू हो गई। इन्फ्लेशन, जो आपका इन्फ्लेशन का नंबर, वो भी नीचे आ रहा है। इंटरेस्ट रेट, स्टेट बैंक कह रही है कि अब हम होल्ड करेंगे, कुछ अरसे बाद इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। ऑयल की प्राइसेस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप डिपेंडेंट है, पाकिस्तान डिपेंडेंट है, वो नीचे आना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है कि किसी भी टाइम स्टॉक मार्केट आपकी बड़ी तेज़ी से भागेगी। हमने मार्च अप्रैल में, मैंने और फराज ने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, जून जुलाई में जाके मार्केट इतनी तेज़ी से भागी कि हाथ में पकड़ाई भी नहीं दी।
तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर आप यहाँ पे समझें कि कौन सी कंपनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें या स्टॉक मार्केट में इस टाइम एक्सपोजर कितना रखना है, कितना नहीं रखना, और अगर नहीं रखना तो कहाँ पे रखना है, ये चीज़ समझनी है। इवन 2022 में जहाँ पे मार्केट -30% -40% नीचे आई थी, मेरे स्टूडेंट्स के हमारे पोर्टफोलियो फिर भी पॉजिटिव थे। रीज़न ये थी कि अगर आप देखें 2022 में ऑयल ऊपर जा रहा था, हमारे पोर्टफोलियो में अगर 10 कंपनी से उनमें से 5 से 6 कंपनीज हमने ऑयल वाली खरीदी हुई थी, क्योंकि उन्हीं की कंपनी के रेवेन्यू अच्छे बढ़ रहे थे, प्रॉफिट बढ़ रहे थे। और यही चीज़ देखने वाली होती है। एक बिजनेस को देखने के 4 तरीके कार हैं बस। अगर आपको कोई बंदा और चीज़ें बता रहा है, वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है। नंबर 1, सेल बढ़नी चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ सेल बढ़ेगी ना तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा ना। सेल आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपका सेल कर रहे प्रॉफिट में नहीं हो रही, प्रॉफिट आपका कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, कैश आना चाहिए लाजमी। और चौथा, आपका कर्जा भी कम होना चाहिए। ये अगर 4 चीज़ें आपकी हैं तो गिरती हुई मार्केट में भी आप पैसा बना लेंगे। और जब आपकी अब 2023 से मार्केट परफॉर्म की, कुछ सेक्टर्स नहीं परफॉर्म किए थे, मारी ने इतना परफॉर्म नहीं किया, हमने कहा कि आपको सिक्लिकल सेक्टर में आ जाओ। ये भी एक सेक्टर होते हैं जो जब हालात अच्छे होते हैं सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। सीमेंट देखें, परफॉर्म की, स्टील परफॉर्म की, आपकी ऑटो उस टाइम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म की, ऑटो पार्ट्स परफॉर्म की। और ये जो परफॉर्मेंस है आपको समझना चाहिए कि इकॉनमी के तहत कौन से सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऊपर से देखने, नीचे स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी या नहीं, और अगर करेगी कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। ये है सिंपल और वेरी लॉजिकल ईजी वे टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स कैसे परफॉर्म करती हैं। चलें, थैंक यू। फराज, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था, ज़्यादातर लोगों को लगता है शायद जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रेलेवेंट है, लेकिन जो एक अच्छी चीज़ मुझे आपके जो इवन कोर्स में हम सिखाते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ आप स्टॉक मार्केट पे नहीं है बल्कि दुनिया की हर एसेट क्लास पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक सॉर्ट ऑफ ना यूनिवर्सल लैंग्वेज मुझे लगती है इन्वेस्टमेंट की, कि जो भी ट्रेडेबल एसेट है आप टेक्निकल एनालिसिस उस पर अप्लाई करें और किसी भी दुनिया की मार्केट पे हम ये देख सकते हैं कि यार इस टाइम इसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, कौन सा एसेट क्लास है जिसके अंदर हमें बाय करना चाहिए और कौन से एसेट क्लास से हमें एग्जिट लेना चाहिए। सो ये जो स्किल है, और एक और जो इसका कोर रिलेशन मैं निकालना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, और कहीं ना कहीं इस स्किल को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ स्किल सीखने से भी लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो वो वैसे आप ट्रेनिंग में तो कहते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करें कि किस तरह एक आपका वो था कि कम पैसों से ज़्यादा पैसे बनते हैं और लोग लगता है कि हम कोई गैम्बलिंग है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो उसके लिए स्किल है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है पैसे बनाने के लिए? बहुत ज़्यादा है। मेरी अपनी जो जर्नी रही है वो भी यही थी कि मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर दिए थे, और उसके बाद जब मेरे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने यही किया कि कम पैसों से, बिल्कुल ही थोड़े पैसों से, मेरी तो जर्नी $100 से, वो भी उधार के शुरू हुई थी। और उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट्स थी, स्पेशली जो फॉरेक्स उस टाइम हम कर रहे थे, मैं कर रहा था, तो आज से 10 साल पहले की कहानी और थी, और अब तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हो गया कि अगर आपके पास स्किल्स हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर, अगर आपके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं या इवन पैसे नहीं भी हैं। बहुत से आप काम कर सकते हैं, जिसमें से इसमें आजकल जो टॉप ऑफ द लाइन है वो प्रॉप फर्म्स की इंडस्ट्री जो मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस हुई है कुछ अर्सा पहले, चल रही है 7-8 साल से, लेकिन अभी पिछले 3 साल 4 साल में ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरफ आई है। अगर आप एक स्किलफुल ट्रेडर हैं और स्किलफुल एनालिस्ट हैं और आपके पास कोई फंड्स नहीं है, तो आप एक थोड़े से पैसों से बड़े फंड्स के चैलेंजेस बाय कर सकते हैं। ये मैं अक्सर बताता हूँ कि आपका फोकस सिर्फ स्किल्स के ऊपर होना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं CSS एग्ज़ाम्स के लिए या CFA के एग्ज़ाम्स के लिए, और उसके बाद फिर आप आए कर रहे होते हैं कि मुझे एक अच्छी फर्म पे बहुत अच्छी डेजिग्नेशन ऑफ़र हो जाएगी। तो ये भी यही है कि आप इन टेक्निकल स्किल्स को इतना ज़्यादा पॉलिश कर लें और इतना ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कि जब आप ये प्रॉप फर्म के चैलेंजेस ले रहे हों, ये $100 $1000 में आपको $200,000 की फंडिंग मिल जाती है। अगर आप इस पे परफॉर्म कर जाते हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं है,
ठीक है, साइकोलॉजी मैटर करती है, रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन मैटर करता है, टेक्निकल एनालिसिस इटसेल्फ उसका शायद 25% ही रोल हो, लेकिन इसके ऊपर जो आपकी सुपरविज़न होती है एक आपके मेंटोर्स के थ्रू, वो बहुत एक की फैक्टर है, और डिसिप्लिन होना बहुत की फैक्टर है, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत की फैक्टर है। किताबें इसके ऊपर बहुत सी लिखी गई हैं, वीडियोस आपको इसके ऊपर बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन वही बात है कि आपको जब तक कोई सर पे हाथ ना हो इसको लेके चलना फिर बड़ा मुश्किल है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं, इन स्किल्स को यूटिलाइज़ करके आप बहुत अच्छे डॉलर बेस्ड अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस मेहनत वाला काम है, डेडिकेशन और फोकस रहता है तो फिर ही आप उधर तक पहुँच सकते हैं। सो अगेन जो लोग मेहनत करते हैं वो मेरे ख़्याल में इन गोल्स को अचीव कर लेते हैं। सो स्किल्स अगर आपके पास ये हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और ये किसी भी एसेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो क्रिप्टो की भी प्लेटफॉर्म्स आ गई हैं, आपकी कमोडिटीज़ की भी आ गई हैं, ग्लोबल मार्केट्स में इंडाइसिस की भी आ गई हैं। इवन अब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूएस स्टॉक्स को भी अपनी लिस्ट में उन्होंने शामिल कर लिया, अब इवन उनको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है टेस्ला बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपको पता है एप्पल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम सब आईफोन लेना पसंद करेंगे, लेकिन एप्पल के शेयर्स पाकिस्तान में तो नहीं मिल रहे, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप उन डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हैं, डेमो होते हैं बेसिकली वो। सो अगेन फंडामेंटली इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। टेक्निकली आपको स्किल्स होनी चाहिए कि बाय कहाँ से करना है और कितना करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि लेवरेज क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो ये स्किल्स और ये अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए ना, तो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझा रहा होता हूँ कि भाई वो डॉलर बेस्ड इनकम है, डॉलर्स आएंगे और वो इन्वेस्ट आप करते रहें एसेट बिल्डिंग में। एसेट आपके क्या हैं, जो आप स्टॉक्स को ख़रीद रहे होते हैं, जो कंपनीज आप पाकिस्तान में रेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ ख़रीद रहे होते हैं। सो दिन रात बैठ के उस पर काम करें जिस पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, और वहाँ से डॉलर्स बना के और अपने फ्यूचर सिक्योर करें एसेट बिल्डिंग के थ्रू। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अच्छा, जैसा फराज ने बताया टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है, और इसमें एजुकेशन की भी इतनी कोई वो डिग्री की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिसेंटली मैंने अपने एक स्टूडेंट को एक स्ट्रैटेजी मैनेजर, ये एक रोल होता है बेसिकली, अगर आप अच्छे हैं, जैसा फराज ने बताया कि आपको कॉपी कर सकते हैं लोग। तो एक ट्रेडर था जो कि इंटरनेशनल कोई ट्रेडर था, उसने 1 साल अपना पोर्टफोलियो अच्छा थोड़ा सा ग्रो किया, यानी कि अमाउंट वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज थोड़ी सी होगी इन्वेस्टमेंट, $100 से स्टार्ट किया, लेकिन उसने बड़ा ज़बरदस्त ग्रो किया। उसको तकरीबन 1000 लोगों ने फॉलो किया, और टोटल अमाउंट जो थी वो तकरीबन थी $3 मिलियन, जो कि उसके अकाउंट के साथ लिंक हो गई कि ये जो भी ट्रेड लेगा हमारे अकाउंट्स में ही कॉपी होगा। उसने ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करनी है। $3 मिलियन, और अगर वो 5% महीने का लेट्स सपोज बना लेता है, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो दिस इज़ $150,000, ठीक है। और जो मॉडल है जो वो उस ब्रोकर के साथ था, वो ये था कि आप क्लाइंट का 30% प्रॉफिट ले सकते हैं, और वो तकरीबन बनता है तकरीबन अराउंड अबाउट आप समझ लें $50,000, $50,000 महीने का वो बंदा बना रहा है, सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के स्किल के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा मार, मैं ना अभी सुबह से बहुत लोग मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, और जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना, हर बंदा ये पूछना चाह रहा है मैं बाय क्या करूँ, और ये ऐसा सवाल है कि बड़ा मुश्किल है कि आप बड़े तरीके से उनको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ख़ास तौर पे हम इन्वेस्टिंग मास्टरी पे जो आप लोग फोकस करते हैं, और मैं तो आप ही के ट्रेनिंग के बाद सरमाया.pk बिल्ड किया मैंने, लेकिन यहाँ पे किसी एक बंदे के लिए जिसके पास अभी ये 2-3 लोग तो ऐसे हैं करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हैं, लेकिन पूछ मेरे से रहे हैं कि मैंने क्या करना है इसको। तो यहाँ पे एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट की जर्नी में दो के लोग थोड़े आगे जाके पहले गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर समझ आती है नहीं यार ये फॉर्मली हमें करके ना फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो जो इन्वेस्टिंग हम लोग जिसमें सिखाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है किसी को उस कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए, और उसकी वैल्यू उसको किस तरह मिलती है फिर? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास भी कोई आता है या लाइवे के पास भी आता है तो ये बताता है यार स्टॉक कौन सा खरीदें, कंपनी कौन सी खरीदें। मेरा बड़ा आसान एक सोल्यूशन है इसके लिए
कि आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए लॉजिकल। आप समझे लॉजिक की बेस के ऊपर। पहले एक मैक्रो इकोनॉमी को समझा कि लेट्स सपोज अभी पिछले 1-1.5 साल से हमारे शरह सूद नीचे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आने का क्या मतलब है कि जो आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है वो क्या करेंगी, लोन लेगी बैंक से, और बैंक से लोन लेके प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और पैसा आएगा लोगों के पास, पैसा लोग खर्च करेंगे, ग्रोथ होगी। तो जब ग्रोथ होगी, अब इसके साथ जो जो आपके सेक्टर्स लिंक है उसको आप सोचना शुरू कर दें। लेट्स सपोज आपके पास ग्रोथ हुई, सबसे पहले पाकिस्तानी क्या सोचते हैं यार कि यार पैसा आया, गाड़ी ले लो या घर खरीद लो, ठीक है, या घर बना लो, यही होता है ना माइंड में। तो घर बनाने के लिए क्या यूज होता है, सीमेंट। सीमेंट के स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, यस करेंगे। स्टील के स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, यस करेंगे। डिमांड क्रिएट हो रही है ना। वैसे तो अभी रियल एस्टेट पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं, सॉरी रियल एस्टेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, कंस्ट्रक्शन फिर भी बढ़ गई है। एक सेक्टर तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ जो गाड़ियों वाली बात की, एक तो आया ना पैसा आ गया हमारे पास तो चलो गाड़ी भी ले लें। दूसरी चीज़, बैंक से अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गाड़ी फाइनेंसिंग की बेस पे लेते हैं। शरह सूद नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बैंक से सस्ते में आपको लोन मिल जाएगा, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो गाड़ियों की सेल बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी ना। तो ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। अब ये तो हो गए, चलें 3 सेक्टर वैसे ही मैंने बता दिए, सीमेंट, स्टील, ऑटो। चले ऑटो पार्ट्स भी एक सेक्टर हो गया क्योंकि वो भी गाड़ियों के साथ लिंक है, तो वो भी उनकी भी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा ही है। अब आपने सिंपल ये सोचना है, अच्छा यार किसकी कौन सी वाली गाड़ी वाली कंपनी हम खरीदें। आपने देखना है सड़कों पे, देखें यार कौन कौन सी गाड़ियां आजकल चल रही हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस आजकल बहुत ज़बरदस्त हुआ। आप लोगों के सामने हेवल आ गई है, तीनों ने ले ली है। सो यहाँ पे आप देखें गाड़ियां जो है आपको सड़कों पे नजर आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि यार ये सड़कों पे नजर आ रही है तो इसकी सेल भी बढ़ रही होगी। तो सिंपल मैंने जो शुरू में आपको 4 बातें की, यार ये देख लो, ये 4 चीजें ठीक हैं तो आपने कंपनी अच्छी सिलेक्ट कर लोगे। रेवेन्यू किसका सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है इन सारी कंपनीज में से, पता लग जाएगा। प्रॉफिट किनका सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, पता लग जाएगा। प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कैश मिल रहा है क्लाइंट को कि नहीं, तो ये तो वैसे ही कंपनी एडवांस में आपसे पैसे लेती हैं, तो कैश इनके पास ऑलरेडी होता है। चौथा, कर्जा कम हो रहा है, कर्जा भी काफी हद तक कम हो रहा है। तो जब ये चारों चीजें ठीक हैं और एक कंपनी आपको लेट्स सपोज मिल जाती है, जो कि हम बहुत अरसे से, मैंने सासगर के ऊपर मैं भी बुलिश था, 2025 की टॉपिक भी थी, 2026 में भी मैंने टॉपिक्स में रखा, तो आप समझें इस तरह की कंपनी क्यों नहीं परफॉर्म करेंगी, करेंगी ना। और रिसेंटली उन्हें टैंक 500, जो कि बाय द वे मैंने आज से 1 साल पहले सासगर की सरमाया यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली थी, उस टाइम पे कंपनी ने कहा था हम टैंक 500 को 3.5 करोड़ पे लॉन्च करेंगे। रिसेंटली उन्होंने 2 करोड़ पे 5 लाख या 2 करोड़ 10 लाख रुपए पे उसको लॉन्च कर दिया। इतनी जबरदस्त बुकिंग्स उसकी आई हैं जो कि एडवांस में पता है कि यार इसकी ये बुकिंग्स हो चुकी हैं, तो क्या प्रॉफिट में कन्वर्जन नहीं नजर आएगी। तो बड़ा लॉजिकल होता है कि आपने ऐसी कंपनीज को सिलेक्शन करनी है। एक और कंपनी वैसे बताया तो मेरी फेवरेट रही हुई है, एटलस होंडा। 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग, मेरे ख्याल से मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वही थी। 2026 में मैंने दी। आप कंपनी का एक क्राइटेरिया देखो, 100 बाइक्स बिकती हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो 85 एटलस होंडा की बिकती हैं। मैं तो होंडा ही ले सा ना, वही है ना। और 15 जो है रेस्ट ऑफ द कंपनीज की बिकती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर कोई भी मामला यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर प्राइसिंग वाइज खराब होंगे ना, तो इनके पास पावर है, इनको इतना हिट नहीं आएगा जितना बाकी कंपनीज को आएगा। तो ऐसी कंपनी सिर्फ लॉजिकली समझेंगे तो आपको मिलती जाएंगी। अच्छा, ये जो अमान ने बताया, आपने अगर इस तरह से कोई भी कंपनी ख़रीद ली टॉप पिक में, और आप लोग ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं ना उनको मैं मशवरा दे देता हूँ, ये जब आपने इस तरह का कोई स्टॉक ख़रीद लिया, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, प्राइस बढ़ गई तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, प्राइस नहीं बढ़ती तो थोड़े से बीमार हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है। तो जब सर में दर्द होता है आप पैनाडोल खाते हैं, तो पैनाडोल के शेयर्स ले सकते हैं आप लोग। हेलियन का शेयर। अच्छा, मेरा ये एक शॉट आने वाली है आजकल में, मेरा ना नज़ला ज़ुकाम था, सही था, मैं ऐसे ही सोते, मैं गया शिफा के अंदर ना,
तो मैं निकला ना, मैंने शिफा पे वीडियो बना दी कि इतना शिफा rush के है। भी स्टॉक्स ले सकते हैं हॉस्पिटल। शिफा के स्टॉक्स भी ऊपर। और अच्छा। शिफा की मैं वैसे दे रहा था, आज से 3 साल पहले तक शिफा का स्टॉक 100 रुपए का था। हाँ। उसकी कंपनी की टोटल वैल्यू जिस प्लॉट के ऊपर शिफा इंटरनेशनल बना हुआ है उससे कम पे ट्रेड हो रही थी। इसका मतलब ये है कि जिस लैंड पे बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस लैंड महंगी थी, और जो ऊपर उसके एक उन्होंने बिजनेस खड़ा किया हुआ है वो नेगेटिव दाम में मार्केट में अवेलेबल थी कि लैंड प्लस बिजनेस दोनों आपको सस्ते पे मिल रही है। और बाय द वे 2025 में भी टॉप पिक मेरी थी शिफा। अच्छा, एक चीज़ ऐसे, अभी ईरान वॉर की सिचुएशन भी चल रही है और ये कुछ 2022 में भी बड़े हालात ख़राब थे। आपको पता है टीवी के ऊपर ना इंतहाई नेगेटिविटी चल रही होती है, और हम क्या कहते हैं यार, नेगेटिविटी जितनी चल रही है उनका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है तो उनके शेयर्स परफॉर्म करेंगे। हम नेटवर्क 4 रुपये का शेयर जो है ना 18 का हो गया था, 20 का भी टच किया, तो आप समझे 5x हो गया वो शेयर, जहाँ पे वो बैठ के नेगेटिविटी तो आपको सेल कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस उस चीज़ से जनरेट करें, क्योंकि हमारी आदत है कि हमने नेगेटिविटी के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ की रूटीन से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अपने सराउंडिंग्स में क्या आप क्या क्या कर रहे होते हैं। सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, उसके शेयर्स हैं। नाश्ते में अंडे खा रहे हैं, BF एग्रो है। सुबह कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो सर्ल्ड है। तो सब कुछ तो आप यूज़ कर रहे हैं। जो कपड़े पहन रहे हैं वो गुल अहमद के हैं। ऑफिस जा रहे हैं, जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो या होंडा होगी, या आप बाइक पे जा रहे हैं तो एटलस होंडा है, या अभी हेवल की एग्जांपल दी इन्होंने। फिर इसी तरीके से जो आप फ्यूलिंग कर रहे हैं वो या PSO की होगी, अटक पेट्रोलियम की होगी। पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? रिफाइनरी कंपनी से। ये वही चीज़ें हैं, वही प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एज अ कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वाई नॉट जो चलता हुआ प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आप आके उसमें इन्वेस्ट करें। सो मेक इट वेरी सिंपल और बेसिक। जो आपके सराउंडिंग्स में चल रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब कंपनीज लिस्टेड हैं, उन पे जाके इन्वेस्ट करें। एक ज़बरदस्त सा थिंक टैंक बैठा हुआ है जो 40 साल से उस कंपनी को प्रॉफिटेबल करके मार्केट में आया हुआ है। आपको तो चलता हुआ चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोगों को ये करना है कि राइट टाइम पे और अच्छे फंडामेंटल कौन से हैं उसको पिक करना है। सो इससे आसान काम और इससे खूबसूरत काम ही कोई नहीं हो सकता कि बना बनाए बिजनेस में आप शेयर होल्डर बन रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और भी देता कि अच्छा, लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर मैंने और फराज ने जब बुल्स एंड बियर्स कर रहे थे उस टाइम ट्रम्प ने टैरिफ दोबारा उसको डिले कर दिए थे, तो आपकी स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से परफॉर्म करती है। उस टाइम पे मैंने अपने 8-9 शेयर्स आपको US मार्केट के दिखाए थे कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया जो है ना आपको कह रही है AI बबल है, किसी भी टाइम बर्स्ट कर जाएगा, ये पता नहीं कौन अडॉप्ट करेगा कौन अडॉप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा सिंपल, आपने एक काम करना है, लॉजिकली सोचो। एक कंपनी है वेस्टर्न डिजिटल, WDC, मैंने उस टाइम पे बताई थी $33 पे थी। अब आप एक उसका बिजनेस समझे, रिटर्न्स आपको मैं बताता हूँ उसके, आप उसका बिजनेस समझे। AI बबल चल रहा है, जो मर्जी चल रहा है, चैट GPT आ रहा है, आपका क्लॉड आ रहा है, जो भी कंपनीज के बैकएंड पे हैं, आपके मेमोरी कार्ड्स जो हैं वो बिकेंगे कि नहीं? ये कंपनी मेमोरी कार्ड्स बनाती है और मेमोरी कार्ड्स बिकना इतनी तेजी से बिक रहे थे कि ये शेयर जो है पिछले 1 साल से लेके अब तक 10x हो चुका है, 1000% की परफॉर्मेंस हो चुकी है, सिंपल एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जब मेरे से कोई क्वेश्चन करता है ना, मुझे एक स्टॉक बता दे 10x के हो जाए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार आप लॉजिकली समझिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, हो सकता है कि वो 10x हो जाए अगर अच्छी होगी। और इस तरीके से अब तो 1 साल के अंदर आप मुझे बताएं कि अगर हम बुल्स एंड बियर्स में अगर आपको कोई स्टॉक बता रहे हैं या कोई बता रहे, कितना पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो 10x हो जाए। किसी टाइम पे सासगर हमारे स्टूडेंट ने 50-60 का भी खरीदे हुए, 100 के, 200 के, अब 2000 पे चलेंगे। थटा सीमेंट ऑल द वे, अब तो खैर वो स्प्लिट हो गया है, लेकिन 5 पे, 10 पे यहाँ पे खरीदा हुआ ऑल द वे 100 तक गया। 10x कितनी एग्जाम्पल पाकिस्तान से मिल गई हैं, इंटरनेशनल से मिल गई हैं। अब इससे आसान तरीके से मेरे ख्याल से ना मैं, ना लईक भाई, ना फराज आपको बता सकते हैं कि ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट करना दुनिया का सबसे आसान काम है, गिवन कि आप लोगों को सही नॉलेज सही टाइम पे एग्जीक्यूट करने आती हो। आई थिंक फराज आपकी इक्विटी भी है और मैं खुद भी इसमें एज इन्वेस्टर भी हूँ, यानी कि मेरे सारे पैसे आपके उसमें। एक मैंने चीज़ जो देखी है आपकी, पिछले जब ये सारा चल रहा था बड़ी क्वाइट हो गई थी,
और जो मैं समझ भी सकता हूँ, आपकी ऑडियोज़ भी आती रहती हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी बता दूँ कि जो लोग सैयद फराज इक्विटीज़ में अकाउंट खोलते हैं तो 5 लाख के बाद ना, खैर नॉर्मली इंडस्ट्री में 7-7, 8-8 हज़ार रुपया सिग्नल सेलिंग रो करते हैं, लेकिन ये वाहिद इक्विटी या वो है जो कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लेती है, लेकिन आपको बड़े क्रिटिकल टाइम पे एक ऑडियो आ जाएगी फराज की और उससे आपकी मोटिवेशन और आपकी इन्वेस्टमेंट जो नीचे जा रही है, सुकून आपको मिल जाएगा कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे ब्रोकरेज को, अभी मैं किसी भाई का सवाल भी पूछ रहा था कि ब्रोकरेज में कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपने पैनिक फैलाना है या आपने एक्साइटमेंट फैलानी है तो तभी पैसा बनेगा। तो ये जो एथिकल वे में मैं आपका देख रहा होता हूँ कि जिस टाइम पे बिल्कुल पैनिक होता है और लोग नज़र आ रहा है कि बहुत पैनिक में निकल रहे हैं, उस टाइम पे ऑडियो आना सपोर्ट के लिए, और जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आना उस टाइम पे बताना। और अभी मैं पिछले हफ्ते ही देखे जिसमें आपकी फिर कॉल्स वगैरह दोबारा आना स्टार्ट हुई, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? अभी ये जो बुरा टाइम चल रहा था उसमें हमने कोई कॉल्स, स्विंग कॉल्स कभी भी नहीं दी। इंतज़ार कर रहे थे कि जब मार्केट ठीक हो, और मैं सारे वो स्टॉक्स बता रहा था कि ये इनके ऊपर आप लोग ना डिप बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली मैं जब खुद ब्रोकर नहीं था, आज से 10 साल पहले जब मैंने अकाउंट ज़ीरो किया, सो उस ज़माने में, अब तो काफ़ी हद तक गाइडेंस लोगों ने, ब्रोकरेज हाउसेस ने देना शुरू कर दी। उस ज़माने में कोई भी नहीं देता था, आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अकाउंट वॉश हो गया, ज़ीरो हो गए, कोई समझाने वाला, बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं था। तो मुझे ना हमेशा वो टाइम याद आता है जब मैं ज़ीरो के रोड पे आ गया था। तो मैं कहता था यार, जो मुझ पे गुजरी है वो कम से कम इन पे ना गुजरे। तो बहुत नेक नियति से सैयद फराज इक्विटीज़ की जितनी भी टीम है, इवन सरमाया के ऊपर भी हम लोग जो ये वीडियोस कर रहे होते हैं, लईक भाई की जो वीडियोस आ रही होती हैं वो बहुत नेक नियति से आ रही हैं। उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि हम लोग आप लोगों से कोई फंड्स बोरो करें या हम ये कहें कि यार हम सिग्नल्स बेच रहे हैं, इतने के बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरमाया के ऊपर हमारा इतना अच्छा एजुकेशनल कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़ा हुआ है, और अगर किसी को एक्सेल करना है उस फील्ड में तो वो प्रीमियम पे ट्रेनिंग्स पे आगे आ सकते हैं। तो सैयद फराज इक्विटीज़ का जब हम ये ब्रोकरेज हाउस लाइव कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में हमने जिस तरीके से प्रोग्रेस किया, इस टाइम हम लोग जो हैं वो टॉप 10 में हैं, और ये क्रेडिट जाता है कि सैयद फराज इक्विटीज़ की टीम को। सो ख़ुद महसूस किया हुआ एहसास है कि यार जब नुकसान होता है ना तो कितना बुरा लगता है। तो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस अगर आप दे दें, और चलें वो गलत भी हो जाए, लेकिन वो अल्लाह देख रहा होता है, और उस आपकी अगर नीयत साफ़ है ना तो उसका रिज़ल्ट फिर इन द एंड बहुत अच्छा आता है। तो अभी मुझे यकीन है बहुत से लोग जो न्यू इन्वेस्टर्स थे, जब मैं कह रहा था ना सब्र करें, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आज हमने देखा है कि वो सब बेहतर हो रही हैं, और बल्कि काफ़ी लोग प्रॉफिटेबल भी होना शुरू हो गए हैं। तो उस टाइम तो बहुत बुरा लग रहा होता है यार, ये काश हम ऊपर भेज देते, लेकिन इन द एंड जब रिज़ल्ट आप देखते हैं और जब आप नेट प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर दुआएं ही निकलती हैं। तो हम लोगों का मकसद ही यही है कि यार कि राइट टाइम के ऊपर क्रिटिकल सिचुएशन पे, इवन मैं ख़ुद भी रात को बैठ के ट्रेड्स कर रहा होता था ग्लोबल मार्केट्स को, तो मेरी नींद भी नहीं पूरी होती थी। सुबह मैं 9 बजे उठ के शॉर्ट से वीडियो बना दी, एक वॉइस नोट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था यही टाइम है कि जहाँ पे लोग आपको देख रहे होते हैं और वो गाइडेंस का इंतज़ार है। तो हमारी पूरी कोशिश यही, और इंशाल्लाह इसको और भी बेहतर करेंगे। तो मैं सबको यही कहता हूँ, अगर आप लोगों के पास भी नॉलेज है और अपने सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स में इन चीज़ों को अगर आप संभालते हैं, क्योंकि एक मिथ हमेशा से यही बनी हुई है पाकिस्तान में कि ये मार्केट जो है ये जुआ है, यहाँ पे कभी पैसे नहीं बनते। अगर आप इनको समझ के काम करें और ये चीज़ों को देखना या समझना शुरू हो जाएं, ना सिर्फ आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, अपने सारी सराउंडिंग्स में चेंज ला सकते हैं। और हम सबको इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि अभी 2 हफ्ते पहले जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी हमारे पास, तो सब एकदम से परेशान ज़रूर हुए कि यार अब मेरा जो इतना ज़्यादा ख़र्चा बढ़ गया है, मेरी सैलरी इतनी है। तो इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ें उसी टाइम के लिए होती हैं कि अगर आप अच्छे टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो जब बुरा वक्त आ रहा होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबको मिल के मेरे ख़्याल में इसको आगे लेके चलना है। ना सिर्फ SFEL के क्लाइंट्स हो गए, ना सिर्फ सरमाया के स्टूडेंट्स हो गए, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करेंगे यहाँ से। और ये सिर्फ सैयद फराज फेसबुक जो है ना वो सबके लिए, और आपकी ऑडियो भी लीक हो जाती है, ऐसे सबका बेनिफिट होता है। दूसरा, अमार, मैं क्योंकि अभी हमने एक पॉडकास्ट की है जो कि इंशाल्लाह इस वीक में आ जाएगी,
उसमें एक चीज़ जो आजकल के हालात से रेलेवेंस है कि जब ऑयल इंक्रीज़ होता है तो हम सब इस प्लानिंग में होते हैं कि ऑयल कहाँ से ज़्यादा बाय करके स्टॉक करके रख दें ताकि कल को हमें 450 रुपया पर लीटर ना देना पड़े। और यहाँ पे सारी आवाम को ये नहीं पता कि ऑयल इज़ ऑल्सो ए कमोडिटी विच यू कैन ट्रेड एंड यू कैन ऑल्सो मेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स फंडामेंटल को ख़ास तौर पे और ऑन टॉप ऑफ इट कि ये कमोडिटी को बाय करने का तरीका कैसे हम कर सकते हैं, तो ये जो डाटा है जिसको देखकर हम बिल्डअप करते हैं कि किस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ये भी एक आर्ट है मुझे लगता है जो लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। चलो, ये फॉरेक्स फंडामेंटल्स अगेन वन ऑफ द कोर्स मैंने लेइबे को कहा था यार, ये भी एक फील्ड है जो कि मेरे इन्वेस्टमेंट मास्टरी के कुछ हमने 7-8 बैचेस के बाद लॉन्च किया था और अब तक इसका बेहतरीन मुझे अभी तक रिस्पांस मिला है। और इसकी रीज़न ये है कि अगेन लॉजिक को सोचना है। व्हाट इज़ द लॉजिक? फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें डेली बेस पे $8 ट्रिलियन का वॉल्यूम लगता है। $8 ट्रिलियन, सोचने वाली बात है। एक प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस मार्केट को मूव नहीं कर सकता। जितने मर्जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें डाल दें, वो मिल के भी तकरीबन मार्केट को एक डायरेक्शन में नहीं डाल सकते। सारों की बात नहीं कर रहा, मतलब 2-3 को भी अगर मैं मिला लें तो सारे नहीं इसको मूव कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक सिस्टमैटिक वे के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है या ट्रेडिंग करता है। तो अगर मैं ये बात करता होता हूँ कि यार ये जो मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट्स, ये मैन मेड मार्केट है, ये इंसानों की बनाई गई हुई है। जो इंसानों की बनाई गई मार्केट्स होती है ना, वो आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी यार ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं। मैंने स्टॉक्स की बात की, कौन से सेक्टर्स में जाना है, सिंपल बात है यार, लॉजिकली सोचो। अब इसमें भी लॉजिक आ जाती है कि अगर इतनी बड़ी मार्केट है तो कुछ ना कुछ नॉलेज ये साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, बैक एंड पे हिस्टोरिकल सीजनल का डाटा निकाला हर एक कमोडिटी का। और मैंने फिर उस पॉडकास्ट में, ये पॉडकास्ट लाजमी आप लोगों ने देखनी है, नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह आएगी। बहुत मज़ेदार किस्म की हमने पॉडकास्ट किया और वो डाटा को शो भी किया आप लोगों को। सो हमने ये देखा कि अगर लेट्स सपोज डॉलर के अंदर हमने ट्रेड करनी है, डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, सबसे बड़ी करेंसी है, सबसे ज़्यादा उसमें वॉल्यूम लगता है। मेजॉरिटी केसेस में 15 नवंबर से ऑनवर्ड्स दिसंबर के एंड में ये नीचे ट्रेंड में जाता है। और मैंने 2025 का ग्राफ दिखाया, 2024 का पूरा ग्राफ दिखाया, पूरे साल में तकरीबन ऐसे ही चल रहा है। 80 to 90% केसेस में ऐसे ही है। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या आप किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, ये आप समझें कि डॉलर जा सकता है नीचे। अभी यहीं पे मेरे स्टूडेंट आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट वीक डॉलर के सीजनल देखे कि वो ये नीचे आना चाहिए और मैंने उसके ऊपर पैसे बनाए। कितना मजेदार किस्म का डाटा है। तो जैसे लईक भाई ने कहा कि ऑयल ऊपर जा रहा था, ये मेरे पास डाटा था सीजनल्स के बेस के ऊपर भी। डॉलर, ये ऑयल जो था वो दिसंबर में ऊपर जाता है, 9-10 दिसंबर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। ये एक इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट है जो कि आपको बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डाटा बता रही होती है कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो हमारे दिसंबर के डाटा में मुझे वहाँ पे नज़र आया कि ऑयल के अंदर एक जंप है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट में, और सीजनल्स भी आ रहे हैं। मैंने मेरी अमार कॉल्स जाती हैं, वो प्रीमियम में है हमारी यहाँ, हर वीक जाती हैं। तो मैंने ऑयल की बाय कॉल देना शुरू कर दी थी दिसंबर के एंड में। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको बाय भी किया था, पूरे दिसंबर में बाय किया। और जनवरी में हुआ ये कि एकदम से वो नंबर और इंक्रीज हो गया, बजाय डिक्रीज होने के नंबर इंक्रीज हो गया। अब मुझे तो नहीं पता था कि भाई वो फरवरी में कोई वॉर सिचुएशन होने वाली है, लेकिन डाटा बैकएंड से कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसके अंदर एंटर कर रहा था। अब यूजिंग दिस टू डाटा, $56 का जो है आपका ऑयल $120 का हिट किया, 100% का गेन बनता है। और सिंपल आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर किसी ब्रोकर पे अकाउंट खोले और ऑयल को भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सीजनल, कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट, स्मार्ट मनी की पोजीशन, डाटा इज किंग राइट नाउ। और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वीकनेस है, उनकी लॉजिक है। उसको अगर हम ट्रैक करना खुद करना शुरू कर दें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एक और एग्जांपल हमने यूज़ की थी उसी पॉडकास्ट में, मैंने दिखाया लईक भाई को उस पॉडकास्ट में
कि दुनिया में अभी मार्केट ऊपर जा रही थी ना, पीछे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, तो सबसे ज्यादा किस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे थे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के अंदर? तो हमने देखा कि जापान की स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा सबसे ज्यादा डला है अगस्त के अंदर, और वहां से लेके जो आपकी जापान मार्केट अब तक 40% परफॉर्म कर गई है। सिर्फ मार्केट, स्टॉक्स की तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं यूएस मार्केट का अगर कंपैरिजन करूं, वो तकरीबन 15% परफॉर्म किया। सो कहां पे 40%, कहां पे 15%? यूजिंग जस्ट डाटा। चलें, आई थिंक अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, अगर आप काइंडली हैंड रेज कर दें। मैं तो क्वेश्चन करता रहूँगा, लेकिन बेहतर है कि अब हम आपको भी चांस दें कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपने हाथ रेज कर लें, ये आ जाएंगे। ये पहले वो कर लें, फिर आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम हमज़ा है। अभी आपने जैसे कहा कि डेटा इज़ किंग, एक सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरह नया रिटेल इन्वेस्टर आता है, वो सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो है वेबसाइट देखता है, उस पर डेली बेस पे जो हमारा कोई भी शेयर का ग्राफ है वो 5 मिनट डिले पे चल रहा होता है, ठीक है। और ऐप उस वक़्त अगर हम खोलें तो उस पर रेट कुछ और चल रहा होता है, और जिस वक़्त कोई वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो हमारी ऐप्स चल ही नहीं रही होती, उस वक़्त बंदा क्या करे? उस वक्त बंदा सरमाया.pk पे जाए और वहाँ पे रियल टाइम डाटा देखे। हम रियल टाइम दिखा रहे हैं वैसे। और जो और हमारा डाटा पे रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, वो रियल टाइम अपडेट हो रहा होता है। और एक और सवाल ये है कि जिस तरह अभी आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की, जो हम फिपी लिपी की रिपोर्ट देखते हैं, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब उनकी मूवमेंट होती है तो रिटेल इन्वेस्टर इतना पैनिक करता है, या वो मार्केट को एकदम ऊपर ले जाता है या इतना नीचे ले आता है। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसमें आप एक चीज को ज़हन में रखो यार, कि स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा ऊपर है, इतना ज्यादा नीचे, अगर वो फैक्चुअल बेस है उसके पीछे, तो फिर तो लॉजिक बनती है। वरना अगर वो ऊपर नीचे अगर आपके पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 2021 में मैंने कहा कि यार मार्केट नीचे गिरी है, मैंने लॉजिक बताई आपको कि आपका डॉलर ऊपर जाने लगा है, अमेरिका में पॉलिसी ऐसी आ रही है। तो 2022 में मार्केट 30% नीचे, 30-40% नीचे रही थी, और ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। तो अगर तो वॉर इस तरह की सिचुएशन है जो कि फंडामेंटल्स चेंज लाती है, फिर आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाइज शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, जो कि बाय द वे अभी आप जैसे बात कर रहे हो, हम तो 1.5 साल से मैं और फराज बुल्स एंड बियर्स कर रहे हैं, हर कुछ वीक के बाद मार्केट नीचे आती ही थी। हम बार बार कहते थे यार भाई फंडामेंटल चेंज नहीं है, बाकी नंबर्स ठीक है, ये नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक है, फिर ऊपर चली जाती थी। तो हमने तो 1.5 साल में यही देखा है कि बार बार लोग, हमें भी स्टूडेंट्स कहते थे मार्केट नीचे आती है, क्या करें, नीचे आती है क्या करें। बट जब नंबर्स ठीक है, प्रूवन हो गया कि आपकी मार्केट ऊपर चली गई। सो उस चीज को आपने जेहन में रखना कि डाटा क्या कहता है। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर ये पूछना था कि जब मार्केट की प्राइस बढ़ती है तो वो इसी पे डिपेंड करती है ना कि मार्केट में जो उसकी जो भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स होते हैं, तभी मार्केट की प्राइस बढ़ती है। तो जब पैनिक सिचुएशन आती है, जब मार्केट डाउन होती है, लेकिन उस टाइम पे भी चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं, तो मार्केट का डाउन जाने का रीज़न क्या है? जब प्राइस ऑयल की बढ़ी, लेकिन प्राइस ऑयल तो यूज़ हो रहा है ना, ऑयल यूज़ हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने मार्केट डाउन जाने की वैलिड रीज़न क्या होती है? सेल्स तो उतनी ही हो रही है, शायद उससे बढ़ भी रही होगी, लेकिन ऐसा क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका। देखें, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 2022 में आपकी मार्केट नीचे जा रही थी, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया क्योंकि मार्केट में प्रेशर भी था, बट 5% पॉजिटिव, 6% पॉजिटिव था। क्यों था? क्योंकि हम एक्चुअली में ये काम कर रहे होते हैं कि हम हर वक्त, हर 3 महीने बाद देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन सी कंपनीज हैं हमारे पास, नंबर वाइज जो हम डाटा देख रहे थे, रेवेन्यू, सेल वगैरह सारी, ठीक है। तो 10 कंपनीज में से 6 कंपनीज हमारे पास ऑयल की थी। तो ऑयल का जो रेट अगर ऊपर जा रहा था ना, तो वो स्टॉक्स नहीं गिरे, बाकी के जो थे वो थोड़े स्टॉक्स गिर गए। अभी रिसेंटली ऑयल ऊपर गया है, तो अगर आप देखेंगे वही कंपनीज जो हैं उनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। आप ATRL खोल के देख लें, आप PRL खोल के देखें, सबसे पहले रिफाइनरीज को फायदा हो जाता है, वो स्टॉक गिरे ही नहीं। आप उनका चार्ट खोल के देखें, आप सोचें कि इसमें कुछ मसला तो नहीं है,
आप देखेंगे कि वो ग्राफ तो नीचे आया नहीं, वो तो ऊपर है। तो लॉजिकली बात वही है, लॉजिकली इन्वेस्टमेंट आप सोचोगे तो आप कभी भी लॉसेस की तरफ नहीं आओगे। लॉस के मतलब थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन आ जाना। ड्रॉ डाउन आना कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन राइट टाइम पे किस में जाना है, किस में नहीं जाना, कब जाना है। मैंने 3 साल लगातार 2023 से लेकर 2026 किसी एक दफ़ा भी मैंने ये नहीं कहा कि 2 सेक्टर्स होते हैं, सिक्लिकल एंड डिफेंसिव, सिक्लिकल से डिफेंसिव आ जाओ। मैंने पहली दफ़ा ईरान वॉर की जब सिचुएशन हुई तो 9 मार्च को मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि अब आप सिक्लिकल से डिफेंसिव आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑयल का रेट 20% बढ़ाया है। उस टाइम बढ़ाया था, उसके बाद दोबारा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कुछ छोटी कंपनी में फिलहाल आ जाएगा। डिफेंसिव वाले सेक्टर में आओगे, पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो जाएगा। मैंने फिर बाद में 1 महीने का रिजल्ट भी दिखाया कि आप अगर मेरे ये कहने पे 9 मार्च पे भी आ जाते तो आपका पोर्टफोलियो 0% पे रुक जाता, और अगर आप सिक्लिकल में, जो कि अच्छे स्टॉक्स मैंने वहां पे दिखाए थे, आपका पोर्टफोलियो -15% था। अगर बुरी कंपनीज डालते तो -20, -25%। तो कहां पे 0%, कहां पे -25%। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 2.5 लाख रुपए, सिंपल एक लॉजिक के ऊपर भी मैंने आपकी बचाई। नहीं सर, जस्ट टेक्निकली अगर हम इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें, उसमें मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि हम जो भी कंपनी, ओवरऑल जस्ट एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी है जो डेली रूटीन पे चल रही है, वो नीचे आने की उसकी रीज़न क्या होती है, हालांकि उनकी सेल कंटिन्यू अपग्रेड हो रही है? मैं बता देता हूँ उसका रीज़न। वो कैपिटल टॉक देखते हैं, नेगेटिविटी, या सुबह आके सेल कर देते हैं। और आप अगर फिपीलीपी का डाटा की भाई ने बात की है, आप अगर कोरिलेशन देखें, सो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा लोगों के फंड एग्जिट होते हैं जब मार्केट नीचे जाती है, और म्यूचुअल फंड में जब एंट्री होती है दोबारा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। और म्यूचुअल फंड के डाटा को अगर आप समझें तो तकरीबन सिर्फ टोटल जो फंड्स हैं जिसकी आज की वैल्यू 4 ट्रिलियन रुपए है, उसमें से तकरीबन 10% जो है वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड है। और ये सारे हम जैसे नए लोग हैं जो कि आ रहे हैं, जो रात को देखते हैं कि ट्रंप ने एक नेगेटिव ट्वीट कर दी तो स्टॉक म्यूचुअल फंड से पैसे निकालो, और म्यूचुअल फंड खुद सेल नहीं करता। हम जब पैसे कहते हैं निकालो तो उन्होंने सेल ही करना होता है, उनके पास कैश नहीं पड़ा होता, उनके पास एसेट पड़े होते हैं। तो जब एसेट मार्केट में आके सेल करते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट बाय सेल के ऊपर ही चलती है। जब सेलर ज़्यादा होंगे और बायर कम होंगे तो मार्केट ने नीचे जाना है, जब बायर कम होंगे और बायर ज़्यादा होंगे और सेलर कम होंगे तो मार्केट ने ऊपर जाना है। सो ऑब्जेक्टिव ये समझने का है कि अभी भी हमारी मार्केट इमेच्योर है, हम एज एन इन्वेस्टर हम बहुत इमेच्योर हैं कि हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि जिस तरह फराज ने बताया कि आप प्रोडक्ट जब यूज़ कर रहे हो, SNGP का बिल दे रहे हो, और SNGP 125 रुपये से 90 रुपये पे आ जाए और आप 90 रुपये पे सेल कर दो, क्या आपने बिल देना बंद कर दिया है या SNGP ने गैस देना बंद कर दिया है? सो मकसद ये बताने का है कि अभी हमें उस मेच्योरिटी लेवल पे आना पड़ेगा। और मार्केट अभी भी हम 5 लाख लोग हैं और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हम 25 करोड़ की आबादी हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, और अभी हम सिर्फ 5 लाख लोग हैं जो कि आए हैं। तो इसमें से जो नए लोग आए हैं, जो कि तकरीबन 70% नए लोग हैं, नए लोगों को लगता है कि मार्केट ने सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर जाना होता, कभी नीचे नहीं आना होता। और जब नीचे आते हैं तो उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद हम ऑल टाइम हाई पे आए थे, सो मे बी अभी निकल जाते हैं। जब बिल्कुल 50,000 पे आएगी फिर आएंगे, वो 50,000 कभी नहीं आता, फिर वो ऑल टाइम हाई पे आते हैं। और यहाँ पे लोग फिर हम जैसे लोगों को ताने देते हैं कि शायद हमारी वजह से आप लोग आ रहे हैं। हम तो 1.5 साल से लगे हुए हैं, 70,000 60,000 पे तो हम बहुत एक्टिव थे, 5 साल पहले जाए 40,000 पे भी एक्टिव थे। हमारी बात लोगों को 1,90,000 पे समझ आती है, 1,45 पे नहीं आती। सो परसेप्शन की एक्सेप्टेंस क्या है कि आपको कब समझ आती है। बात तो हम एक ही टाइम दोनों टाइम पे कर रहे होते हैं। मार्केट के रिएक्शन पे आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये बात ठीक कर रहे थे, जब नीचे जाती है तो फिर आपको लगता है जी इन लोगों की बातों से हम ट्रैप हो गए। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी जब मैच्योरिटी आती जाएगी, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे ही था। हमें भी लगता था कि CPEC का हमें झांसा देकर 2017 में हमसे एंट्री कराई, उसके बाद ऐसे हालात ख़राब हुए कि हम गलत टाइम पे आ गए। ये तो मैं अगेन थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर कंपनीज़ को पढ़ समझ जाएँ, बेशक मार्केट परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको होल्डिंग का एक जो पावर है वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से मिलता है। आपको मार्केट की परफॉर्मेंस से अपने आप को कोई रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी अगर नहीं भी परफॉर्म करी तो अच्छी कंपनी रखी हुई है, और अच्छे और बुरे में तमीज़ होनी चाहिए ताकि आपको पता चले आप कोई ऐसी कंपनी को एक्यूमुलेट करें जो कि अच्छी नहीं है। और ये भी एक परसेप्शन गलत है कि 10 रुपये से कम वाली कंपनी बहुत सस्ती है और 1000 रुपये से ऊपर वाली कंपनी बहुत महंगी है।
और ये विद पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलेगा, ये आप स्ट्रेट अवे पहले दूसरे महीने या चौथे महीने पे आप समझ नहीं सकते हैं, ये विद एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई कर ले। अस्सलाम वालेकुम, असद फारूक। मेरा क्वेश्चन ये है कि फार्मा सेक्टर के कौन से ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो उसको रैली करने में हेल्प करते हैं, उसके कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है मार भाई से। अच्छा, फार्मा बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें ना, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सेक्टर था जो रेगुलेटेड था बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो थी ना, इसकी प्राइसेस बढ़ाने नहीं देती थी, ठीक है। अब ये हम बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन इस तरह की जब चीज़ें वो कर रहे होते हैं ना, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्योंकि फार्मास्यूटिकल में जब आप दवाइयाँ लेते हो और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करिए, प्राइसेस नहीं बढ़ाने दे रही, तो आवाम के लिए कर रहे थे ना। लेकिन सिचुएशन कुछ अर्सा पहले 2024 में ऐसी हो गई थी कि कंपनीज ने कहा कि भाई हमें आप प्राइसेस नहीं बढ़ाने दे रहे हो तो हमारे प्रॉफिट्स हिट करना शुरू हो गए हैं, हम दवाइयाँ बनाना ही बंद कर देते हैं। आप देखें कुछ अर्सा हुआ था ना, पैनाडोल आना बंद हो गई थी, कुछ दवाइयाँ नहीं आना बंद हो गई थी, तो कंपनी ने कहा यार भाई हमारे पास कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम दो किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब होता है कि मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो, और नॉन एसेंशियल होते हैं जो कि आपके विटामिन टाइप या इस तरह के ब्यूटी टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम नॉन एसेंशियल को जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डीरेगुलेट कर देते हैं, मतलब कि आप उनकी प्राइस बढ़ा दें, लाइफ सेविंग वाले को ना बढ़ाएं। तो कंपनीज ने बड़ा ज़बरदस्त उस टाइम पे प्रॉफिट दिखाया। तो जिन कंपनीज के पोर्टफोलियो में वो नॉन एसेंशियल ड्रग्स ज़्यादा थे, जिसमें AGB था, आपका हाइनून भी था, एबट था, ये सारे थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। तो ये चीज़ पहले देखनी है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बेचते हैं। AGB आप देखो एजोमैक्स बेचती है, अब मेरे ख्याल से हर डॉक्टर ही यहाँ पे रिकमेंड कर रहा होता है भाई एजोमैक्स ले लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट पहले देखें कौन सी है। हेलियन, पैनाडोल हम खाने के साथ खाते हैं ना, वो हमारे लिए वो विटामिन है, तो वो खाई जाते हैं, तो वो हेलियन करते हैं। तो प्रोडक्ट इटसेल्फ अगर सेल हो रही है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इनकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, API कहते हैं उनको। अगर आपकी पाकिस्तानी रुपये गिर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है, तो फिर उनकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी हो जाती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। एक वही बात सेल प्रॉफिट वाइज कि अगर इस पे हिट आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको हिट आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। आजकल क्या पाकिस्तानी रुपये गिर रहा है? बहुत नहीं गिर रहा, तो फिर ठीक है ना। नॉन एसेंशियल डीरेगुलेट हुई है आज से 1-1.5 साल पहले, वो भी हुई है, तो सेल भी बढ़ रही है। सो फिर ऐसी कंपनीज देखनी पड़ेंगी जिनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी सेल हो रही हैं, आप देखेंगे उनकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। आई थिंक 5 मिनट है, एक 2 क्वेश्चन जल्दी से अगर हम ले लें। जी आप ये वो भाई साहब ने इनको दे दें। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों के बुल्स एंड बियर्स का शो चल रहा होता है, उसमें आप डिफरेंट स्टॉक्स जो है उनको डिस्कस करते हैं, TPs बताते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट्स बताते हैं। तो जो लोग SIP कर रहे होते हैं और वो आपके शो को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो लाइक उनका SIP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो वो फिर आपके बुल्स एंड बियर शो को लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो अमार पहले सेगमेंट में मैक्रोज बता रहे होते हैं, आपकी सिप कब तक चलनी चाहिए? जब तक आपके मैक्रोज ठीक है, इसका ये मतलब है स्टॉक मार्केट बुलिश है और आप सिप करते रहेंगे। सो जब मैक्रोज में आपकी कोई नेगेटिव या बेरिशनेस आना शुरू हो, फिर आप जो है वो सिप करना छोड़ दें। तो अमार वाला फंडामेंटल वाला पार्ट ज़रूर देखते रहा करें। और इसी तरीके से जो टेक्निकल वाला पार्ट है, उसमें हम KSE 100 के जो टारगेट्स दे रहे होते हैं, वो ऐसे नहीं है कि 160 पे लें, 160,200 पे बेच दें। अगर आप KSE 100 के मेरे एनालिसिस या हम लोग ईयरली हमने जो भी अपनी प्रोजेक्शंस दी होती हैं, वो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रीसेंट पास में 235,000 की प्रोजेक्शन है, अब इंडेक्स राइट नाउ 170 के राउंड है। तो जब तक 235 तक का आपका इंडेक्स नहीं पहुंच रहा और मैक्रोज भी ठीक हैं, तो आप सिप करते रहेंगे। इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ठीक और इसमें कुछ कंपनी भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें 2-3 कंपनी जैसे हम बुल्स एंड बेस में दे रहे होते हैं ना कॉल, तो मैं ख़ास तौर पे मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। मैं आपको क्लियरली कहता हूँ यार ये कंपनी तो लॉन्ग टर्म है, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करो। नेशनल फूड देखो आप यार, वो मसाले वगैरह बनाते हैं, कैचअप के अंदर 60% मार्केट शेयर है पूरी पाकिस्तान के अंदर उनका। तो वो माशाल्लाह कंपनी इतनी ज़बरदस्त है, ऊपर से इकोनॉमिक जोन में है, टैक्स बेनिफिट भी ले रही है, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनती है। सिस्टम्स में भी आप समझो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी IT कंपनी हुई है। तो ऐसी कंपनीज में आप सिप
जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। मेरा सेकंड पार्ट यही था, आपने फराज सर बीच में एक्सप्लेन किया कि 235K की आपने प्रेडिक्शन दी हुई है कि 34 वीक्स बुलिश रन में हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं इस चीज़ की। तो लाइक एक मेच्योरिटी लेवल होता है, एक सर्टेन लेवल होता है हर एक चीज़ का। तो लाइक आफ्टर 235K व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इसमें से? लाइक क्या हमें फिर निकल जाना चाहिए या लाइक, क्योंकि वो बात है कि अब मैं अगर अपना प्लान देखूं तो इट इज़ मोर देन 34 वीक्स, तो फिर उस सिलसिले में फिर हमें क्या करना चाहिए? और बिल्कुल सही है। आप अगर हमारे टारगेट्स 235K के हैं, इसका ये मतलब है इंडेक्स में जो आपके हैवी वेट्स हैं वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे और आपका इंडेक्स बढ़ जाएगा। अब लेट्स सपोज 235 पे पहुंचा, हम वहाँ पे जाके दोबारा से उसके एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है। साइडवेज होगी, कंसोलिडेट होगी, या फिर दोबारा नीचे आए कि हमें करेक्शंस में मिलेगी। सो वहीं पर ही अगर हमें ये लग रहा हुआ कि ये मार्केट का टॉप है और आप एग्रेसिव स्टॉक से, सिक्लिकल से निकल के आप डिफेंसिव में आना चाहते हैं, तो किन लेवल्स पे आएंगे और सिर्फ फिर आप उनमें करेंगे, यानी आप अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करेंगे। तो वो अमार और हमें जब उस लेवल पे अगर पहुंचेगा तो हम वहीं पे ही गाइड करेंगे कि अब क्या है। ठीक है, सो इनिशियली वो टारगेट्स पहले रखने चाहिए, जब एक जगह पहुंचेंगे फिर आगे सोचेंगे अब क्या करना है। One last question, please. Hello, sir. My name is Alyan and I have been a part of Forex market for 2 years now. तो मेरा क्वेश्चन फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड है, जो कि आज से 2 महीने पहले गोल्ड ऊपर जा रहा था, 5500 तक गया था। तो उसमें एक हमारे पास मेजर करेक्शन आई थी, जो कि थाउजेंड्स ऑफ पिप्स का मूव आया था हमारे पास, मतलब सिंगल कैंडल्स के अंदर आया था। तो उसमें ऐसे क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर थे या क्या ऐसे फंडामेंटल्स थे जो कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी लाइक एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर इतनी मैनिपुलेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या फैक्टर थे जिसने इसको इम्पैक्ट किया था? ये आप जनवरी की बात कर रहे हो जो ये अभी आया? जी जी हाँ, अच्छा, अब इसमें वही पॉडकास्ट आप दोबारा देखना। उसमें मैंने एक तो नंबर 1 कहा कि एक तो सीजनल फैक्टर भी आपका आएगा, नंबर 2 जब आपका लास्ट वीक में गोल्ड बड़ा शार्पली ऊपर जा रहा था ना, तो मेरे पास कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट में आपके शॉर्ट्स बढ़ रहे थे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब पहले से पोजीशंस बिल्ड करता है, उसकी थोड़ी देर बाद मार्केट गिरती है। तो अगर आपको डाटा का पहले से पता होता है ना, तो आप उसको बेस के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। जो लोग मुझे हमारे कॉल्स के ऊपर, जो मेरे प्रीमियम जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनका डाटा निकाल के देखेंगे ना, तो मैंने फरवरी का जो फर्स्ट वीक है वहाँ से गोल्ड को बाय करवाना छोड़ दिया था। सेल भी नहीं करवाया था, लेकिन मैंने बाय करवाना छोड़ दिया कि मुझे डाटा के अंदर मुझे कन्विक्शन वो नहीं मिली, क्योंकि शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं इसके। तो वो डाटा इटसेल्फ इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो आपको वीकली बेस के ऊपर भी बता देता है कि आपको चेंजेस आ रही हैं। चले, आई थिंक हमें 7 o'clock ये बंद करना है। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच जो आप सब लोग आए हैं। Thank you, everyone. You have been excellent audience and thank you so much लईक साहब, अमार भाई, सैयद फराज। और आपको थोड़ा 2 मिनट रुकना पड़ेगा, हमारी टीम आपको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देगी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जबरान सिद्दीकी, प्लीज बी ऑन स्टेज। I would request Rizwan Shamsi Saab, please, the chief line. And I also would like to request Asad Bhai. Thank you, Islamabad, for showing up amidst these conditions, and we loved hosting it. It was such an amazing, amazing, amazing day too, and looking forward to more of such experiences here. Let's move forward to the token of appreciations. Please, volunteers, bring it forward. Everybody get aligned. Money matters, everybody come join. Money matters, everybody get aligned. Money matters, everybody come join. Rise my people to shine. Freedom shows you sign. Don't you deserve it? So these people have spent so much time for you. और अभी जब हम इनको एक्नॉलेज कर रहे हैं तो लोग उठ के जा रहे हैं और इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, जबकि हमने इस आंधी तूफान में ये इवेंट किया है। ऐसे जा रहे हैं जैसे स्टेशन आ गया आप लोगों का। तो हमारे यहाँ हमारे मेहमानों की बहुत ख़ास जो है वो, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है और हम फिर से इसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम और बहुत प्रिसाइज बात, आप लोगों ने पहले ही बहुत वक्त दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और अगर मैं ब्रॉडर टर्म में बोलूँ तो पाकिस्तान इज़ वेरी लकी, and especially Islamabad is very lucky for the fact that you people have
or we people have Laik Ahmed, Ammar Yasin, Syed Faraz. हमें तो बड़ी वी आर सो लकी, और समझ लें कि आपको जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही होती है ना तो उसका एहसास बड़े मुफ्त में बहुत देर पर डेवलप होता है। तो इनकी एग्जाम्पल ऐसे ही है। हमने पहली बार पाकिस्तान में जब कराची में एग्जीबिशन की तो लईक साहब उस कॉल के ऊपर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ही ट्रैवल टू कराची, और इनके पीछे पूरे मुल्क से लोग आए थे। और आपको मैं बहुत ही कैटेगोरिकली और बहुत ईमानदारी से बताऊं, इस्लामाबाद आके इवेंट करना, इस एग्ज़िबिशन को करना, ये करीब करीब नामुमकिनात में से था अगर हमारे साथ 3 लोग नहीं होते। सबसे पहले नंबर 1 अगेन सरमाया फाइनेंशियल्स, नंबर 2 यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंड देन माय थर्ड एंड इत्तेफाक से अगेन फ्लोरेट कैपिटल भी इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, इस्लामाबाद का और प्रॉब्ली पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। कई अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। ये 3 अहम रीजंस थे जिनकी वजह से हमने हिम्मत की और हम यहाँ आए, और अब ये आपके सामने पूरा शो था। नॉर्मल हालात में बहुत मुश्किल होता है ये इवेंट करना, और जो अभी के हालात थे उसमें आप समझते हैं क्या कंडीशंस रही होंगी। लेकिन मेरी बड़ी उम्मीद थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों से, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ के लोगों का जो दिल है और जो इनकी हैप्पीनेस का फैक्टर है वो बड़ा डिफरेंट है, और मुझे पर्सनली पसंद भी यहाँ के लोग बहुत हैं। तो वो जो उम्मीद थी वो आप लोगों ने पूरी की है, इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का। इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में, क्राइसिस में, केओस में, यू स्टिल मैनेज टू कम डाउन हेयर, मेड दिस एग्जीबिशन सक्सेसफुल। सो थैंक यू सो मच। एंड नाउ वी हैव, I mean, globally we have Money Expo, Forex Expo, Wealth Expo, पाकिस्तान में नहीं थी, और अब हम आपसे बड़े वसूख से बहुत खुशी से कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में भी एक वेल्थ एक्सपो है, मनी एक्सपो है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नेशनल फाइनेंशियल मूवमेंट को, फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव को लेके चल रही है। और हमारे अंदर वो ताकत नहीं थी अगर हमें ऐसे सपोर्टर्स यानी ऐसे पार्टनर्स या इस तरह के लोग नहीं मिलते। और यकीनन ये एक थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग टू मी, हैविंग मी हियर। देयर आर फ्यू अवार्ड्स जो हमने देने हैं, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा वक्त हमें और दीजिएगा, फिर हम कराची चले जाएंगे जहाँ से जहाज़ ऊपर से गुजरा था और कहा था यहाँ क्या हुआ है। Money matters. Money matters. Money matters. Money matters. Money matters. Everybody get in line. Money matters. Everybody come join. Money matters. Everybody get in line. Money matters. Everybody come join. Guys, my people to shine. Freedom shows you sign. Don't you deserve to join a feast where kings dine? Money matters. Everybody get in line. Money matters. Everybody come join. Money matters. Everybody get in line. Money matters. Everybody come join. Rise, my people to shine. One very important award which goes to Sarmaya Financials, जो कि बेस्ट एंगेजमेंट का था। Freedom shows you sign. Don't you deserve to join a feast where kings dine? Money matters, everybody get in line. Money matters, everybody come join. Money matters, everybody get in line. Money matters, everybody come join. Rise, my people to shine. Freedom shows you sign. Don't you deserve to join?
सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।